हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 6 का मध्यावधि मूल्यांकन का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके पहले हम इसका जो पहला पार्ट 1 हम बता चुके हैं, जो कि पार्ट 1 बता, जो कि उसमें हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन था, उसका हम सॉल्यूशन बता चुके हैं। आज हम बताएंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, यानी कि पार्ट 1 में हिंदी, इंग्लिश और गणित का बता चुके हैं। आज बताएंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, पूरा टोटल क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यार, हम अब बात करते हैं क्लास 6 का जो JCRT के आधारित जो है इसका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं एक वीडियो को शुरू करता हूं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो विज्ञान का क्वेश्चन है उसका नंबर है 29 से 32 नंबर का सही टिक मारना है। तो यहाँ पर देखिए 21 का जो दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है स्कर्वी, बी नंबर रिकेट्स, रोतंदी और बेरी बेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो पूछा गया है 30 नंबर कि दंत क्षय रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। दांत में जो कीड़ा लगता है उस किस विटामिन की कमी से लगता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से दांत में वो जो कीड़ा लगता है। फिर नेक्स्ट जो पूछा गया है, तो इसमें देखिए 31 नंबर कि वर्षा का जल कहाँ जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया नदियाँ में, तालाब में, सागर में, इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो पूछा गया है। ये देखिए अब 32 नंबर, इसमें पूछा गया था वायु कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन दिया अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और चमकदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पारदर्शी होता है वायु। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो पूछा गया है 33 नंबर, इसी को 2 नंबर का मार्क है। तो इसमें पूछा गया विटामिन सी से परिपूर्ण दो भोज्य पदार्थ का नाम बताइए। मतलब ऐसा मतलब भोज्य पदार्थ बताना है, खाने वाला चीज़ जिसका विटामिन सी होता है जिसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर लिखिएगा टमाटर, फिर दूसरा नंबर संतरा। इसका करेक्ट आंसर 2 को लिखना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि पेयजल दूषित होने के 2 कारण बताइए। मैंने पेयजल जो पीने वाला जो पानी है उसको दूषित होने के 2 कारण क्या क्या हो सकता है। चलिए इसका हम सॉल्व देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर का आंसर यहाँ दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट। इसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि कीटनाशक का अधिक उपयोग से जल प्रदूषित होता है। कीटनाशक मतलब कीड़ा मारने वाला जो दवा होता है उसका अधिक उपयोग करने से जल प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट जो 2 नंबर बताया गया है कि बड़े बड़े कारखानों के दूषित जल को नदी या समुद्र में बहा दिया जाता है, इस पर भी पेयजल दूषित होता है। मतलब बड़े बड़े उद्योग जो है, कारखाना जो है, उसका जो दूषित जल होता है, मतलब गंदा हुआ पानी, तो उसको नदी या समुद्र में बहा दिया जाता है, तो इस पर भी पेयजल दूषित होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब 35 नंबर जो दिया गया है, इसमें जल चक्र का सचित्र वर्णन करें, मतलब जल चक्र कैसे होता है उसका वर्णन करना है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्व दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जल चक्र जो दिया गया है, यहाँ से बर्षण होता है, बर्षण होने पर जो नदी या समुद्र में जो पानी गड्ढा उड्ढा में जो रहता है उसको एक सूर्य की रोशनी से उसको बाष्पोजन कर, मतलब सूर्य की उपस्थिति में इससे सब ऊपर उड़ जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है, बाष्पोजन हो जाता है। बाष्पोजन हो जाने के बाद जब वो ऊपर चला जाए, ऊपर चलने के बाद ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा होकर फिर वो पानी के रूप में गिरता है। तो इसका वर्णन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कि जल चक्र है क्या।
तो हमने यह जाना कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाती है, इस जल के इस प्रकार को जल चक्र, इस चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 36 नंबर क्वेश्चन। अब अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो इसका अब हम लोग सॉल्व देखते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए मैं आपको अब 36 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 36 नंबर का इसका आंसर उत्तर क्या दिया गया है कि वायुमंडल से वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। जब वायु मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जितने सारे जीव जंतु है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता है। जितने भी इस मतलब धरती में है, जितने भी जीव जंतु कीट पतंग जितना है, सब ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो दिया गया है कि भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। भोजन के जो पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका अब हम लोग सॉल्व देखते हैं। इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। इसको क्लियर है, फिर आपको दिखाते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर 37 नंबर का, तो खाने में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना जरूरी होता है। यदि आप अधिक पानी डाल देते हैं तो उसके जो सारे पोषक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जितना पानी की ज़रूरत होता है उतना ही डालना चाहिए। इतना ही इसका क्वेश्चन है। तो क्लियर है आप लोग को, ये वाला समझ में आ गया है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी में जल डालने पर वायु के बुलबुले क्यों बाहर आते हैं। जो मिट्टी में जब पानी डाला जाता है तो उसका जो बुलबुला है वो बाहर क्यों आते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 38 नंबर का उत्तर, इसमें देखिए मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं इन कणों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें वायु रहती है। जब मिट्टी को जल में गिराया जाता है तो जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है, तो इसी कारण से वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। समझ गए, क्लियर है। फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन था आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब साइंस का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आज हम अब क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें साइंस का जो मतलब विज्ञान का जो था वो 38 नंबर तक था, ये अब 39 नंबर ये है समाज विज्ञान, इसका अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें 38 नंबर जो दिया गया है 39 नंबर कि किन लोगों द्वारा पहली बार भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन है अरबों द्वारा, तुर्कों द्वारा, ईरानियों द्वारा और ईरानियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसे 40 नंबर जो पूछा गया है कि झारखंड की किस नदी पर नवपाषाणकालीन चाकुनुमा धारदार पत्थर के उपकरण मिला है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका दो ऑप्शन शायद हो सकता है, यानी कि दामोदर भी हो सकता है, स्वर्ण रेखा भी हो सकता है। तो इसका ये दोनों में से एक हो सकता है, हमको थोड़ा इसमें डाउट है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट बताते हैं। इसमें 41 नंबर बताया गया है कि बिहू, ओणम, पोंगल आदि शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये लोक नृत्य है, लोक संगीत और लोकगीत और पर्व त्यौहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्व त्यौहार। इसका आंसर हो जाएगा पर्व त्यौहार। अब नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, इसमें भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन से है। ए नंबर है कर्क रेखा, बी नंबर मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त। तो अब इसको ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा ए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि 43 नंबर कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब हम आंसर देखते हैं 43 नंबर का। तो चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं 43 नंबर का। इसमें बताया है अतीत के मध्य हाथ में लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। जो अतीत के हाथ में जो लिखी गई पुस्तक है वह है
पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से या तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इसका आंसर है, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 44 नंबर क्या है, शैल चित्रकारी क्या क्या अर्थ है, शैल चित्रकारी का क्या अर्थ है, इसी 44 नंबर। तब इसका हम अब इसका उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए 44 नंबर का जो उत्तर दिया गया है, ये प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग निर्माण किया गया, जिसे शैलचित्र कहते। चलिए अब 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है कि सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह है। तो ये जो ग्रह बताया गया है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं। इसमें जो आंतरिक ग्रह जो है उसका नाम क्या क्या है। आंतरिक ग्रह तीन है, तीन को इसका आंतरिक ग्रह, तो तीन का क्या क्या नाम है उसका हम देखते हैं। चलिए इसको हम उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आंतरिक ग्रह है इसका नाम है सीरिस, प्लूटो और एरिस, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया है 46 नंबर कि पुरातात्विक स्रोत किससे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत किससे कहते हैं, इसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए उसके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका उत्तर। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अतीत के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहाँ एक और साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो उदाहरण है यह है सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 46 नंबर का क्वेश्चन का ये इसका उत्तर है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर, झारखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार का वर्णन कीजिए। झारखंड का जो प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका झारखंड का जो प्रमुख त्यौहार है वो है सरहुल। सरहुल जो है एक झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है, जो सरहुल जो मनाया जाता है, सरहुल जो पर्व माना जाता है। तो इसके बारे में आपको सॉल्व करना है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं 47 नंबर का। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसका उत्तर, जो पर्व है वो सरहुल है। तो सरहुल बसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं। यह गांव के देवता की पूजा है, जिन्हें इन जनजातियों का शिक्षक माना है। जो लोग खूब नाचते गाते हैं जब नए फूल खिलते हैं। देवताओं की पूजा साल के फूलों से ही की जाती है। गांव के पुजारी या पाहन कुछ दिनों के लिए व्रत रखते हैं। सुबह में वह स्नान करते हैं और एक नया धोती पहनते हैं। उस दिन के पिछली शाम 3 नए मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं और ताज़ा पानी भरा जाता है। फिर देखते हैं, और अगली सुबह इन मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी का स्तर देखा जाता है। पूजा शुरू होने से पहले पाहन की पत्नी पाहन के पैर धोती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तो ये है आपका 47 नंबर का उत्तर है। तो ये आप लोग ये अपना नोट कर लीजिए। फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को आसानी से मिलती रहेगी। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका सबको पता चले कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर।